Hi friends, welcome to the channel JIV and CIV Made Simple. So this is our first lecture of INIFS क्रैश कोर्स. तो दोस्तों क्रैश कोर्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये हमारा जो कम समय में इफेक्टिवली प्रिपेयर करने के लिए इस क्रैश कोर्स को लाया गया है ताकि आपको उतना ही कंटेंट दिया जाए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज हम लोग ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो हमारा पहला यूनिट है INIFS का उसके MCQs को डिस्कस करेंगे. थ्योरी वीडियो आपको ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किया था. तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले सवाल के साथ. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव. क्वेश्चन है कि द ब्रिटिश राज इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. मतलब ब्रिटिश राज जो है किसके साथ एसोसिएटेड है, एक्सेप्ट मतलब कौन सा इससे एसोसिएटेड नहीं है, ये पूछा गया है. बहुत बढ़िया सवाल है. पहला कह रहा है कि डिक्लाइन इन इंडियन शेयर ऑफ ग्लोबल GDP. क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत का जो ग्लोबल इकोनॉमी पाई था, देखिए समझिए कि ग्लोबल इकोनॉमी का पाई है उसका जो भारत का जो हिस्सा है वो स्मॉलर हो गया ब्रिटिश रूल के अंदर. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है. दूसरा कह रहा है कि पीरियड ऑफ द सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. तो देखिए दोस्तों इसका मतलब ये हुआ सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब ये हुआ कि बड़े फैक्ट्री आए, बड़े स्टफ आए. तो ऐसा तो होता नहीं है, ये गलत है. फिर कह रहा है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. तो दोस्तों रोड, रेलवे, कैनाल ये सभी ब्रिटिश ने बनाया, लेकिन सभी के बेनिफिट के लिए तो नहीं बनाया था. तो ये भी हुआ था ब्रिटिश के टाइम. फेमिन्स एंड डिजीज हाईलाइटिंग नेग्लेक्ट. तो दोस्तों बहुत सारे लोग हंगरी हो गए या नहीं तो बहुत सारे लोग बीमार हो गए. ये शो करता है कि ब्रिटिश ने एक इनफ केयर अप नहीं किया वेलबींग ऑफ इंडियन के लिए. तो ये भी सही है. तो सवाल क्या पूछा था कि कौन सा गलत है, तो गलत है हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत है. समझ में आया. चलिए, क्योंकि दोस्तों आप इस MCQ सेशन को कर लेते हैं ना तो आपका सारा थ्योरी कवर हो जाएगा, क्योंकि एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाए गए हैं. एक MCQ के अंदर 4 अलग अलग पॉइंट को कवर किया गया. आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, आप बुक में पढ़ने जाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, और उसको चारों को कवर करके मैंने एक सिंगल MCQ बनाया. तो यही फायदा है हमारे क्रैश कोर्स का कि आप क्विकली चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे. कहीं से भी सवाल पूछे आप जवाब दे पाएंगे. चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ इंडिया फॉलोइंग इंडिपेंडेंस. तो फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि भारत का जो अर्थव्यवस्था था, जो अर्थव्यवस्था की जो हालत थी, इनमें से कौन सा कथन जो है उसे डिस्क्राइब कर रहा है एक्यूरेटली. पहला कर रहा है बूमिंग इकोनॉमी, यानी दोस्तों स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल इकोनॉमी. तो ऐसा तो था नहीं. फिर कह रहा है कि वेल ऑर्गेनाइज एंड डेवलप इकोनॉमी, ये भी गलत है. ठीक है. फिर तीसरा कह रहा है कि वीक एंड डिसऑर्गेनाइज इकोनॉमी इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ये बिल्कुल सही है. तो जैसे कि किसी घर को रिपेयर की जरूरत पड़ती है ना, वैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बैड शेप में था ब्रिटिश ने जब छोड़ दिया उसके बाद. और नेक्स्ट कह रहा है कि पीरियड ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ फ्यूल्ड बाय ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर, ये गलत है. ब्रिटिश ने चीज़ें तो जरूर बनाई थी लेकिन इस कारण से ये इकोनॉमिक बूम का कारण नहीं था भारत के लिए. तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं कि इंडिया इकोनॉमिक सिचुएशन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एट. भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं. पहला ऑप्शन कर रहा है कि डेवलप्ड नेशन विद अ हाई पर कैपिटा इनकम. मतलब कि ये पैसे सजेस्ट कर रहा है कि डेवलप्ड नेशन है, ये बिल्कुल गलत है. हाई इनकम नेशन विद लार्ज पॉपुलेशन, तो सभी के पास अच्छा अमाउंट ऑफ मनी था उसके पॉकेट में, तो ये भी नहीं है. लो मिडिल क्लास इनकम नेशन विद हाई GDP बट लो पर कैपिटा इनकम, बिल्कुल सही जवाब है. मैंने आपको बताया था कि GDP तो ठीक था लेकिन लोगों का संख्या काफी ज्यादा था, तो पर कैपिटा जो GDP था बहुत ही कम हो जाता था. इस कारण से ये था भारत का सिचुएशन उस वक्त का. और डी का रहा है कि नेशन विद बूमिंग एग्रीकल्चर सेक्टर एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट. तो बहुत सारे सक्सेसफुल फॉर्म थे लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जॉब के ऊपर नहीं आश्रित थे. ठीक है, तो एग्रीकल्चर तो था लेकिन जॉब नहीं था. तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है. ठीक है, लो GDP था, लो मिडिल क्लास इनकम था, लोअर मिडिल इनकम नेशन विद हाई GDP बट लो पर कैपिटा इनकम. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है 5 ईयर प्लान. जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी क्या एम थी, तो किस एम को वो इनमें से कौन सा चैलेंज को ये एड्रेस करता है, तो ये सवाल है. पहला कह रहा है कि हाई इन्फ्लेशन एंड लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा हाई इन्फ्लेशन है, लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये सभी हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. राइट. तो ऑप्शन भी कह रहा है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी. तो ये सभी मेजर चैलेंज थे बहुत सारे भारतीय के लिए. ठीक है. तो फिर कह रहा है कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. तो दोस्तों ये ग्रोथ का साइन था लेकिन प्रॉब्लम नहीं था जो कि प्लान डायरेक्टली एड्रेस करेगा. और हाई ट्रेड डेफिसिट एंड करेंसी फ्लक्चुएशन, तो ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशू थे, प्राइमरली 5 ईयर प्लान के फोकस नहीं थे. तो करेक्ट आंसर है इसका बी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी. यही सब मेजर चैलेंज था बहुत सारे भारतीयों के लिए. और पंचवर्षीय योजना का मेन एम यही था कि जो पॉवर्टी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो
जो इलिटरेसी है उसको एड्रेस कर सकें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको मैं अपने क्रैश कोर्स के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं। इस क्रैश कोर्स में आपको क्या मिलता है, कंसाइज नोट्स मिलता है। उसके अलावा दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलते हैं एक पार्टिकुलर यूनिट के। उसके बाद आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलता है थ्योरी का भी और एमसीक्यूज का भी, और ये 2 महीना के लिए वैलिड है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला PDF है, ये सब का सब चीज़ मिलेगा आपको। मात्र 200 रुपये में आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। हमारे ऐप को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप का नाम है JIV and CIV मेड सिंपल। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सेक्टर जो है भारत के GDP को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा बढ़ाया था 1950 और 1980 के बीच में? बताइए कौन सा सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन को देखते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर के अंदर फार्म्स एंड क्रॉप्स आते हैं। फिर दूसरा का रहा है इंडस्ट्री सेक्टर। तो इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर क्या आता है दोस्तों, इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग आते हैं। फिर सर्विसेज सेक्टर में है, तो दोस्तों याद रखिए कि इसके अंदर एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म, ये सभी आते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ था। ठीक है, ऑल सेक्टर ग्रो इक्वली, ये गलत है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी। 1950 और 1980 के बीच में सर्विस सेक्टर का ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट वाज द शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर इंडिया GDP 1950 में कितना शेयर था? तो ऑप्शन ए कह रहा है लेस देन 10%, तो ये बहुत ही स्मॉल साइज है, ये गलत है। बिटवीन 10 एंड 30%, तो ये सही है। देखिए एक्चुअली ये 30.3% था। ठीक है, तो कह सकते हैं, और लार्जेस्ट राइज भी नहीं होगा। इट वाज 30.3% टू बी स्पेसिफिक, और 30 से 50% भी नहीं था। ठीक है, और यही चीज़ 1980 में आते आते जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 30% से बहुत ज़्यादा बढ़ गया इसका शेयर, सर्विस सेक्टर का शेयर। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा एक रीजन नहीं है क्यों ब्रिटिश रूल ने नेगेटिवली इम्पैक्ट किया भारत के इकोनॉमी को? ठीक है, तो कौन सा रीज़न नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो पहला कारण है इंक्रीज लिटरेसी रेट थ्रू आउट द रीजन। मतलब क्या हुआ कि इससे, तो ये गलत है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। पैसेज जो है इसे नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है, ये हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट, नॉट अ नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, नॉट अ नेगेटिव मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट कौन सा है? दूसरा कह रहा है कि ड्रेन रिसोर्स फ्रॉम इंडिया टू बेनिफिट ब्रिटेन। देखिए ये सही बात है, जितने भी गार्डन से न्यूट्रिएंट थे वो दूसरे कंट्री को फीड करने के लिए, तो ये बैड थिंग था भारत के लिए। ठीक है, ये सही पॉइंट है। फिर है हमारा नेग्लेक्टेड इन्वेस्टमेंट इन द सोशल सेक्टर लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो दोस्तों ये भी सही है, ब्रिटिश ने नेग्लेक्ट किया इन सब एरिया को, जो कि इंडिया के डेवलपमेंट को हर्ट किया। लास्ट है केप्ट इंडिया वर्कफोर्स रेडीली अवेलेबल फॉर लो वेजेस। मतलब क्या हुआ कि वर्कर को अंडर पेड रखना। ठीक है, तो ब्रिटिश जो है बेनिफिट कर रहे थे चीप लेबर से भारत में, राइट। तो ये तीनों का तीनों रीज़न था, लेकिन ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दादा भाई नेहरू एस्टिमेट इन द पैसेज सजेस्ट दैट इंडिया पर कैपिटा इनकम। दादा भाई नेहरू का क्या एस्टिमेट था? तो पर कैपिटा इनकम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एवरेज इनकम पर पर्सन। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि इट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली अंडर ब्रिटिश रूल, तो ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि इट रिमेन स्टैग्नेंट, मतलब कि ये बढ़ा ही नहीं, तो कुछ तो इंक्रीज हुआ था, तो ये लेकिन ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हुआ था, तो ये भी गलत है। फिर कह रहा है एक्सपीरियंस अ वेरी लो स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिमेन लो, बिल्कुल सही बात है, यही पॉइंट कहा गया था दादा भाई नेहरू ने। दादा भाई नेहरू ने कहा था कि स्टार्टिंग इनकम जो था ना 20 रुपया था और एंडिंग इनकम 250 रुपया था। आपको देखेंगे बुक में दिया हुआ है समथिंग 1600 का एग्जाम्पल दे रखा है। 1600 ईस्वी में 1600 में देखिए लिखा हुआ है 20 रुपीज़ था, और बाय इंडिपेंडेंस ये बढ़कर 250 हुआ, लेकिन बहुत ही स्लो ग्रोथ हुआ था। आई थिंक इट इज़ 1860 समथिंग, और इट इज़ 1947 पर कैपिटा इनकम। फिर डी कर रहा है कि फ्लक्चुएटेड ग्रेटली बिटवीन हाई एंड लो पॉइंट, मतलब जो है पैसेज जो है बिग्स अप्स एंड डाउन को मेंशन नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, एक्सपीरियंस अ वेरी लो स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिमेन है। वो डिस्क्राइब कर रहा है कि ब्रिटिश रूल का क्या इम्पैक्ट था इंडियन इकोनॉमी में। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। पहला कर रहा है कि सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इंडियन शेयर ऑफ ग्लोबल इनकम, बिल्कुल सही बात है। मतलब भारत का जो पोर्शन था ग्लोबल इनकम का बहुत ही ड्रामेटिकली श्रिंक किया था। सब्सटेंशियल डिक्रीज इन इंडियन पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल ट्रेड, ये भी सही बात है। ये भी बिल्कुल सही है कि ये कहा जा रहा है कि शार्प डिक्लाइन हुआ था भारत का जो इन्वॉल्वमेंट था इंटरनेशनल ट्रेड में। फिर सी कर रहा है कि राइज इन इंडियन ओवरऑल वेल्थ ड्यूरिंग द पीरियड, ये गलत है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। फिर लास्ट कर रहा है कि कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन वेयर इंडिया वाज बोथ रिच इन रिसोर्स
एंड इम्प्रोविस्ड, मतलब कि ये बिल्कुल सही बात है। एक मैंने आपको बताया था ना ब्राइटेस्ट ज्वेल के बारे में, याद कीजिए मैंने आपको बताया था ब्राइटेस्ट ज्वेल। दोस्तों आपको मैं रिकमेंड करूंगा ना कि इस क्रैश कोर्स का यदि आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट उठाना है तो पहले आप खुद से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। मैंने थ्योरी आपको ऑलरेडी बता दिया, अब आप खुद से जो आपने थ्योरी पढ़ा है कितना समझा है वो आप एमसीक्यू के थ्रू देखिए और तब मेरे एक्सप्लेनेशन को समझिए, तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा चीज़ें। आप गलती करेंगे तो याद रहेगा। तो ब्राइटेस्ट ज्वेल मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश ने क्या बोला था कि भारत का जो लैंड है वो फुल ऑफ ब्राइटेस्ट ज्वेल है, लेकिन अभी भी इम्पोवरिस्ड है, मतलब पुअर है। ठीक है, पुअर है। चलिए आगे देखते हैं। तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटिश इंडियन कंपनी ड्यूरिंग द अर्ली ब्रिटिश पीरियड अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो सवाल है कि इनमें से कौन सा ये अर्ली ब्रिटिश पीरियड्स यानी 1600 से लेकर 1757 का जो पीरियड था उसको कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? भारत का जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप था इंडिया और ब्रिटिश इंडियन कंपनी के बीच में कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? पहला कर रहा है कि म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड पार्टनरशिप विद इंडिया सप्लाइंग फिनिश गुड्स। मतलब क्या होता है कि ये गलत है। तो इंडिया जो है जैसे कि समझिए कि EIC हो गया, EIC टीवीज बेच रहा है, ठीक है, और फर्नीचर बेच रहा है, तो इंडिया तो फिनिश प्रोडक्ट तो बेच नहीं रहा था, गलत है। इंडिया एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश फिनिश गुड्स सोल्ड इन इंडिया, तो ये हमारा सही है। देखिए इंडिया क्या करता था कि जो EIC ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉटन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कॉटन था, ठीक है, स्पाइसेस था, वो बेचता था, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया के शर्ट और टी को बेचते थे। तो यही चीज़ कहा जा रहा है। सी कर रहा है कि बैलेंस ट्रेड विद बोथ साइड एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग अ वैरायटी ऑफ गुड। देखिए बैलेंस तो था नहीं, ठीक है, तो वो रॉ मटेरियल पे फोकस करते थे। ये बैलेंस मतलब कि बैलेंस ट्रेड समझिए कि इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों बेच रहे थे और खरीद रहे थे बहुत सारे गुड्स को। और डी का ये गलत है। डी कर रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइमरली इन्वेस्टिंग इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हेल्प कर रहे थे इंडिया को रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी रिसोर्सेज ले रहे थे, ना कि वो डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सवाल है कि ब्रिटिश का जो क्राउन रूल था यानी पोस्ट 1857 का जो रूल था, इसका क्या इंपैक्ट पड़ा था भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर पे? पहला कह रहा है इनकरेज एंड सपोर्टेड इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देखिए दोस्तों ये समझिए कि ऐसा हो गया कि ब्रिटिश जो है हेल्प कर रहा है भारत को फिक्स करने में और अपने फैक्ट्रीज को अपग्रेड करने में, ये तो बिल्कुल गलत है। बी कह रहा है कि मेंटेन्ड अ बैलेंस फोकस ऑन बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। देखिए ये भी गलत है। मतलब ब्रिटिश हेल्प कर रहा है भारत को फार्मिंग में और फैक्ट्री में, उनका फोकस बस एक ही चीज़ पे था, रॉ मटेरियल पे, ये भी गलत है। शिफ्टेड इंडिया फोकस टुवर्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये मतलब समझिए कि इंडिया ज़्यादा फोकस कर रही है इंडस्ट्रीज़ पे, तो मतलब लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, याद है आपको? अभी मैंने बताया था। देखिए वही चीज़ है, आपने चीज़ों को समझा है, वही चीज़ यहाँ चेक हो रहा है। मैंने बताया था ना आपको कि भारत 1857 के बाद भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत ही लेस इंडस्ट्रियलाइज हो गए थे। फिर कह रहा है कि वीकेंड एंड हिंडर्ड इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। देखिए ब्रिटिश ने क्या किया कि भारत फैक्ट्री को गिरने दिया, ठीक है, और यही होता है ब्रिटिश रूल का कॉन्सिक्वेंस। अगला सवाल है, let's see the next question that we have. According to the passage, which of the following contributed most to the decline in Indian share of global GDP and export under British rule? तो कौन सा फैक्टर है जिसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया भारत का जो शेयर था ग्लोबल जीडीपी को डिक्लाइन होने में? चलिए आज जरा ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि एजुकेटिंग इंडिया, ये तो साफ गलत है, ठीक है, ये तो इकोनॉमी को हेल्प करता, घटाता थोड़ी। फिर बी कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एफिशिएंट रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, ये भी गलत है। जो रोड बनाया, जो रेलवे बनाया, इन्होंने अपने लिए बनाया ताकि जो गुड्स हैं उसको आसानी से मूव कर सकें, तो रिसोर्सेज को बाहर ले जाना मेन पर्पस था। सी का रहा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्रूटल लैंड टैक्स सिस्टम लाइक जमींदारी। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। देखिए ये समझिए कि हमने एक बिग चंक ऑफ मनी जो है हर एक साल लेते जा रहे हैं टैक्स के रूप में, ठीक है, तो जमींदारी के रूप में एक बहुत बड़ा कारण था डिक्लाइन होने का। और डी का रहा है कि द फोर्स कल्टिवेशन ऑफ क्रैश क्रॉप फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्री, ये भी सही है। तो ये मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था कि वो बोलते थे क्या कि तुम कॉटन ही होगा, ठीक है, ना कि तुम क्रॉप को होगा खाने के लिए और बेचने के लिए। इस कारण से क्या हुआ, फूड कम हुआ, यानी फैमिन आया और बहुत ही कम वैरायटी था चीज़ों बेचने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों ऑप्शन सी ऑप्शन डी दोनों सही है, डी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो ब्रिटिश का एजुकेशनल सिस्टम था भारत में वो कैसा था। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला कह रहा है स्किल्ड वर्कफोर्स, ये गलत है। पैसेज कह रहा है कि
एजुकेशन थॉरो नहीं था। फिर अ टूल फॉर प्रमोटिंग इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, तो यानी कि इंडियन कल्चर का प्रमोटर, बिल्कुल गलत। उसका उनका ब्रिटिश का फोकस यही था कि इंडिया वो उनका फोकस ये नहीं था कि हम इंडियन हिस्ट्री समझाएं और इंडियन ट्रेडिशन समझाएं। क्रिटिकल थिंकिंग एंड लीडरशिप स्किल, बिल्कुल गलत। ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि भारतीय जो है क्वेश्चन करे उनके रूल को। और डी कह रहा है कि द पैसेज एम्फसाइज फोर्स, क्या अच्छा यहाँ देखिए डी क्या कर रहा है, सुपरफिशियल एंड डिजाइन टू प्रोड्यूस अ लोअर वर्कफोर्स, बिल्कुल सही जवाब है। इनका पर्पस यही था कि वैसे लोग को प्रोड्यूस करें जो कि ब्रिटिश के ऑर्डर को फॉलो करें, समझे। अगला कह रहा है कि क्वेश्चन है द पैसेज डिस्क्राइब द वेल्थ ड्रेन फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल है। जो वेल्थ ड्रेन हुआ था भारत से, उसको कैसे पैसे डिस्क्राइब कर रहा है। पहला कर रहा है म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंज। देखिए ये ब्रिटेन और इंडिया जो है टर्न्स ले रहे हैं, पैसा ऐड कर रहे हैं बकेट में। तो ब्रिटिश ने क्या किया कि पैसा बाहर ले गए, ठीक है, उसमें पैसा डाला नहीं, तो ये गलत है। फिर कह रहा है कि ब्रिटिश एक्सट्रैक्टिंग वास्ट वेल्थ विद नो रियल इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर इंडिया। देखिए ये सही है, ब्रिटेन जो है बहुत पैसा जो है बाहर ले गए, और जैसे प्रॉफिट टैक्स इन्वेस्टमेंट जो है भारत से बाहर जाने लगा, जो कि ब्रिटेन को इनरिच कर रहा था। ऑप्शन सी कर रहा है कि मॉडर्नाइज इंडियन इकोनॉमी, यानी कि मनी जो है भारत को छोड़ रहा था, इसको यूज़ नहीं किया गया इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये गलत है। और माइनर इशू के बारे में बात की जा रही है, तो कहा गया है कि सिग्निफिकेंट ड्रेन हुआ था। आपको पता होगा कि भारत का जो ग्लोबल वेल्थ था ना, वो 23% से घटकर 3% हो गया। कोई माइनर इशू नहीं था, बहुत ही सिग्निफिकेंट था। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही जवाब है, यानी ब्रिटेन बहुत फास्ट वेल्थ लेकर गए, जिसको ड्रेन ऑफ वेल्थ बोलते हैं। अगला सवाल है कि जो ट्रांसफर ऑफ वेल्थ था भारत से ब्रिटेन में ब्रिटिश रूल के दौरान, इसके अंदर क्या क्या था किसी चीज़ को छोड़कर। पहला ऑप्शन कर रहा है हाई सैलरी फॉर ब्रिटिश ऑफिशियल, दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। बी कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय ब्रिटिश कंपनी इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, ये गलत है, ठीक है। जो पैसा ब्रिटिश ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया था उसको वो लेकर नहीं गए थे, वो तो भारत में ही है। ऑफिशियल ट्रांसफर ऑफ वेल्थ टू ब्रिटेन एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी सही है, ठीक है। और लास्ट कर रहा है कि होम चार्ज, मैंने होम चार्ज बताया था, एक स्पेसिफिक रूल होता है जो कि फोर्स किया इंडिया को कि वो पैसा जो है ब्रिटिश को रेगुलरली भेजे, इसको बोलते हैं हम लोग होम चार्ज। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। मतलब गलत है, तो इसीलिए आपसे पूछा गया कि ये नहीं ले गया, यही है। अब सवाल है कि किसने सबसे ज़्यादा बेनिफिट किया था हाई सैलरी से, जो कि ब्रिटिश ऑफिसर को पे किया जाता था भारत में। तो पहला ऑप्शन है इंडियन बिजनेस, बिल्कुल गलत। दूसरा ऑप्शन है इंडियन ट्रेजरी, ये भी ये भी गलत है। फिर तीसरा ऑप्शन है ब्रिटिश ऑफिशियल, बिल्कुल सही, क्योंकि उन्हें तो इनकम मिलता था। चौथा ऑप्शन कर रहा है बोथ इंडिया एंड ब्रिटिश, बिल्कुल गलत। अगला सवाल कर रहा है कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है, इनमें से किस इवेंट के कारण जो है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था और हायर ग्रोथ हुआ था भारत में। कोविड-19, 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 1991 बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। दोस्तों क्या सही जवाब लगता है आपको। तो ये 1991 का जो हमारा एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था ना, उस कारण से क्या हुआ था, जिसको LPG बोलते हैं, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, उस कारण से हमारा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया था और भारत में हाई ग्रोथ आया था। अगला सवाल देखते हैं, एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि द पैसेज मेंशन दैट द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डैश ऑफ लॉकडाउन। तो फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, स्ट्रिंजेंसी, यस स्ट्रिंजेंसी इज द करेक्ट वर्ड, ठीक है। अगला सवाल है कि पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा हिट हुआ था कोविड-19 पैंडेमिक के कारण भारत में, ठीक है। ऑप्शन कर रहा है रियल एस्टेट एंड ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विस लाइक रिटेल एंड टूरिज्म, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। बताइए ऑप्शन सी सबसे सही जवाब नहीं लग रहा है आपको, जो रिटेल और टूरिज्म जैसा कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो है किस चीज़ का डिमांड बढ़ा था। डिमांड बढ़ा था रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए, किस कारण से। पहला कह रहा है कि जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ा था रूरल एरिया में, गवर्नमेंट का फोकस शिफ्ट हुआ था रूरल डेवलपमेंट में, रिवर्स माइग्रेशन हुआ था वर्कर का अर्बन एरिया से रूरल एरिया। ऑप्शन डी कह रहा है डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। देखिए हुआ क्या था, कोविड-19 के दौरान बहुत सारे लोग शहर छोड़कर गांव की तरफ गए। अब गांव तो चले गए, लेकिन वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगा, तो इसीलिए कह रहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो है रूरल एम्प्लॉयमेंट का डिमांड बढ़ा था। अगला सवाल कह रहा है कि बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इन इंडिया इज मोस्ट लाइकली टू हैव एक्सपीरियंस अ कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू आउट द कोविड-19 पैंडेमिक। तो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन कौन से सेक्टर में हुआ कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। पहला कह रहा है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में उतना डिक्लाइन नहीं हुआ। मैन्युफैक्चरिंग, फिर कह रहा है गैस एंड क्रेडिट। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, माइनिंग एंड क्वेरिंग, ठीक है। अब सवाल है कि इनमें से कौन सा सेक्टर जो भारत का है वो उसे लैगिंग बिहाइंड माना जाता है रिकवरी फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक। तो पहला है फाइनेंशियल सर्विस, कंस्ट्रक्शन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन। सही जवाब है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो याद रखिएगा कंस्ट्रक्शन जो है उसे हम लोग सबसे ज़्यादा लैग बिहाइंड किया था, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है
भारत का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट को अंडरगो कर रहा है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है इस चेंज को? पहला कह रहा है कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन्स द डोमिनेंट कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी, ये गलत है। द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इंडिया जीडीपी हैज सरपास दैट ऑफ इंडस्ट्री, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, मैंने बताया था कि सर्विस सेक्टर का जो शेयर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। एफडीआई हैज हिंडर्ड द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया, बिल्कुल गलत है। कोविड-19 पैंडेमिक हैज परमानेंटली रिवर्स द डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया, तो ये भी हमारा गलत है। सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है कि इंडियन इकोनॉमी का जो ट्रांजिशन आया है, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो घटा है, तो किस फैक्टर कंट्रीब्यूट करते, कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है इसकी डिक्लाइन में? तो पहला कह रहा है कि इंक्रीज गवर्नमेंट सब्सिडी फॉर एग्रीकल्चर, गलत है। गवर्नमेंट का सब्सिडी जो है एग्रीकल्चर आउटपुट घटाएगा नहीं, बढ़ाएगा। ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन सर्विस सेक्टर, ये सही हो सकता है। बहुत सारे वर्कफोर्स जो है शिफ्ट हो गए हैं अपना सर्विस सेक्टर की तरफ, तो ये इंप्लाई कर रहा है बहुत कम लोग जो है एग्रीकल्चर में हैं। ऑप्शन सी क्या कर रहा है कि राइज इन ग्लोबल फूड प्राइस, ये भी गलत है। लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम कोविड, ये गलत है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा यूनिट 1 का कंप्लीट एमसीक्यू सेशन। यदि आप इतना एमसीक्यू कवर कर लेते हैं, निश्चित रूप से कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यूनिट 1 से। मैंने आपको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बताया, मैंने आपको दादाभाई नेहरू का जो कथन था इससे रिलेटेड उसको मैंने समझाया। एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो रिलेटेड टू योर फर्स्ट यूनिट। एंड इफ यू वांट क्रैश कोर्स टू इनरोल इन क्रैश कोर्स विच कॉस्ट ₹200 only, you have to